कैसे हैं सारे बच्चे? मस्त हो ना? क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जब एडवर्ब ऑफ नेगेशन की बात करते हैं तो ये एडवर्ब भी जो किसी को मना करने का काम करते हैं, ठीक है? चलिए आप तो सारे बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है? ओके, अब धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करें, धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करें। नेगेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी काम को मना करते हैं। नेगेशन का मतलब जब आप किसी काम को मना करते हैं और जिस भी काम को आप मना करने का काम करते हैं उसके लिए नेगेशन वाले शब्द का उपयोग करते हैं। अब नेगेशन वाले शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा नो, नॉट, नो हियर, हार्डली, हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड ही होता है जो किसी काम को मना करने का काम करता है, ठीक है ना? नेवर फ्रीक्वेंसी के साथ-साथ नेगेशन का भी काम करता है। ये नेगेटिव वर्ड है अपने आप में, ठीक है ना? ये भी किसी चीज़ को मना करने का काम करता है, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहूँ नो लॉन्गर एटसेट्रा, ऐसे जितने भी हमारे शब्द हैं, ये सारे शब्द हमारे नेगेटिव होते हैं, मना करने का काम करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, जैसे आपसे अगर मैं आप पूछूँ, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल पूछूँ, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? चलो मुझे जवाब फटाफट से, वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? जवाब दीजिए। चलिए अभी आप इतने बावले बच्चे हो, बस लगे रहते हो नमस्ते नमस्ते आपकी माइक चलते मान जाएगा ना बेटा, रुक जाएगा बेटा। एक या दो बार नमस्ते करो, अच्छा लगता है। बार-बार नमस्ते करने में ऐसा लगता है इरिटेट करने के लिए करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपका आंसर क्या है भाई? आपका आंसर है नो। नो का मतलब क्या समझ में आया? आप चाय नहीं लेंगे, ठीक है? अब इसी का एक बिल्कुल भाई हमारे सामने आता है कौन सा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन का मतलब समझ आता है जो हाथ दे, है ना? जो हाथ देते हैं, अच्छा इसी प्रकार ये शब्द हमारे रहेगा, है ना? एम ए वाई, ठीक है जी? जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल हैं, ये सभी एम ए वाई से मना करते हैं, ठीक है? किसी को और अगर यस कहना है तो यस या आई ऑफ कोर्स, श्योर, व्हाई नॉट एटसेट्रा। अगर मैं ऊपर वाली सवाल का आपसे जवाब पूछूंगा तो हाँ जी चाय पियोगे? आप कहोगे यस, है ना? ये चाय पिलाऊंगा मैं आपको, ठीक है? चाय पिलाऊंगा मतलब सिलेक्शन होगी आप लोग, ठीक है बेटा? पक्का प्रॉमिस करो चलो। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ फोकस। जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फोकस, यानी कि ऐसे एडवर्ब जो फोकस करने के लिए यूज की जाती है। एक ऐसी एडवर्ब जिसका हम समझेगा फंक्शन, तो फंक्शन ये कहता है कि जिस भी शब्द के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं ये केवल उसी पर फोकस करता है। एडवर्ब ऑफ फोकस की हम बात करते हैं, ये एडवर्ब है किसी चीज फोकस वाली, तो ये उसी शब्द के साथ यूज होती है जिस पर हम जोड़ डालना चाहते हैं, ठीक है? जिस पर हम जोड़ डालना चाहते हैं। तो आपके सामने ऐसी कौन सी एडवर्ब हो सकती है? मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ, है ना? मेरे बच्चों मेरे साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप जल्दी लिखने का काम करिए, ठीक है? जैसे मैंने कहा जस्ट, इवन, ओनली, इन पर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? टू, है ना? लिखने की कोशिश करिए, ठीक है? और मेरी मैंने लिख दिया, यही कुछ शब्द हमारे सामने है, ठीक है? एज वेल लिख देता हूँ फटाफट से, चलिए वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं आपको दूसरी कसरत करवा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे तीनों सेंटेंस समझ में नहीं आता, चलो आप छोड़ो सारी बातें, आपके सामने तीन सेंटेंस में लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंस का अर्थ मुझे बताने की कोशिश करना। चलो बेटा, पहले तीनों सेंटेंस का मुझे डिफरेंस आप बताएंगे, चलिए। जी अनुज बेटा, इनका टेंसेस में भी हम उपयोग देते हैं, टेंसेस का सारा ही खेल एडवर्ब से जुड़ा हुआ है बेटा। अब इन तीनों केवल बातों को ध्यान से समझो मेरे बच्चों, तो तीनों केवल बातों से आपको प्यारी सी बात समझ में आएगी। क्या प्यारी सी बात समझ में आएगी? ओनली जिस भी शब्द के साथ उपयोग किया जाता है उसी के अर्थ को क्वालिफाई कर रहा है ना? अगर चलो मैं ओनली के बारे में आपको दो बातें बताऊं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना? ये उन्हीं शब्दों को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज द मीनिंग। क्वालिफाई मतलब मैंने क्या बताया था? अर्थ जोड़ता है, किनके साथ अर्थ जोड़ता है? जिनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, विद व्हिच इट इज यूज्ड, जिनके साथ आप इसका प्रयोग करते हैं ना बच्चों, उसी के अर्थ को ये समझाता है, बाकी किसी वाक्य के शब्दों से इसका कोई लेना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हमें समझ में आती है इसका एक पैरेलल पॉसिबल मीनिंग भी निकल कर आता है। पैरेलल पॉसिबल लिखेंगे आप क्या चीज? सेंसिबल मीनिंग। जब भी किसी वाक्य में आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका एक पैरेलल सेंसिबल मीनिंग भी हमें समझ में आता है जो वाक्य में लिखा नहीं होता पर फिर भी हमें समझ में आता है। अगर आपको कोई आकर ये कहे केवल मैं तुमसे प्यार करता हूं, ओनली आई लव यू, तो इसका एक दूसरा मीनिंग क्या समझ में आया? इसका दूसरा मीनिंग समझ में आया, इसका बाकी कोई प्यार नहीं करता, वाक्य में लिखा है लेकिन सेंसिबल मीनिंग हमें समझ में आया कि कोई प्यार नहीं करता। अगर यही बात कैसे कहते हैं आई लव ओनली यू, तो इसका मतलब मैं केवल आपसे प्यार करता हूं, इसका मतलब मैं किसी और से प्यार नहीं करता, समझ में आया? ठीक इसी तरीके से तीनों वाक्य में हमें समझ में आया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? ओनली आई रीड द रामायण, इसका मतलब हमें पैरेलल मीनिंग क्या समझ में आया? नोबडी एल्स, कोई अन्य इंसान नहीं पढ़ता है मेरे घर परिवार के रूप में, कोई अन्य इंसान नहीं पढ़ता, केवल मैं पढ़ता हूं। दूसरे के वाक्य में समझ में आई ओनली रीड, मैं केवल पढ़ता हूं, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब आपके सामने मेरे बच्चों में संस्कृत भाषा का श्लोक लिख दूं, अगर मैं आपके सामने संस्कृत भाषा का श्लोक लिख दूं या बोल दूं आप पढ़ तो समझ में कुछ नहीं आएगा। हमने बहुत सारी जगह पर लिखा है अंत प्रारंभ अस्ति, लिख तो दुनिया देखिए समझ किसी को कुछ नहीं आता है, लेकिन लिखने से क्या है? हम पढ़ तो लेते हैं क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक जैसी है, हिंदी और संस्कृत की स्क्रिप्ट एक जैसी लिखने का तरीका जैसा, और लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है, है ना? फिर हमने कहा आई रीड ओनली द रामायण, इसका मतलब क्या समझ में आया? नो अदर बुक, मैं कोई और बुक नहीं पढ़ता हूं, केवल रामायण पढ़ता हूं, समझ में आ गया? हाँ कि ना? अगर दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपसे फिर से एक चीज पूछूं, मैंने कहा ओनली हर सन, इस बात का मतलब क्या हुआ? और फिर मैंने आपके सामने कहा ओनली सन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? बताओ जाने, बताओ जरा सोचो। ओनली हर सन एक वाक्य में एक फ्रेज में कहा, हर ओनली सन दूसरा, बताओ मैंने क्या कहा? बताओ भाई। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ओनली हर सन का मतलब मुझे ये समझ में आया, ठीक है? मुझे ये समझ में आया केवल उसका बेटा, इसका मतलब क्या समझ में आया? केवल उसका बेटा, ठीक है जी? और कोई अन्य इंसान नहीं बुलाया जाएगा, केवल उसका बेटा बुलाया जाएगा और कोई नहीं। जैसे मैंने कहा हर ओनली सन, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? हमें समझ में आया हर ओनली सन का मतलब उसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा, बात समझ गए? करेक्ट है? तो यहाँ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ये मैं फोकस करना सिखाता है, मैं बताना चाहता है कि इस शब्द से ही आपको अर्थ का मॉडिफिकेशन करना है। अब तीन सवाल पेपर के कॉमन एरर में आपके सामने रखे हैं। पहला सवाल, ही इज ओनली बाइक इन द एक्सीडेंट, तो ही इज ओनली बाइक मतलब उसकी इकलौती बीवी मरी एक्सीडेंट में, तो आप ये गलत कह रहे हैं, उसकी इकलौती बीवी एक्सीडेंट में मरी, भाई साहब बीवी तो एक मिलती है ना? भाई साहब ओनली यहाँ कहते हैं वाक्य की शुरुआत में हम कहेंगे और इसका क्या होगा? केवल उसकी पत्नी मरी एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग थे उस गाड़ी में, ट्रक में, बस में जो भी आप कहेंगे, लेकिन केवल उसकी पत्नी की। अगले सवाल को देखेंगे, शी ओनली ईट्स व्हेन शी इज हंग्री, वह केवल खाती है, इसका खाने के अलावा कोई अर्थ निकल नहीं आएगा। आप कहेंगे ओनली यहाँ लिखा सेंटेंस को क्वालिफाई करे तो बात बनेगी, हम कहेंगे शी ईट्स ओनली व्हेन, वह खाती है केवल तब जब उसे भूख लगती है, वह खाती है केवल तब जब उसे भूख लगती है। अगले सवाल को देखने से मेनली राघव सर्व्स द इंपोर्टेंट गेस्ट, इसका अर्थ हमें सेंस बन सकता है, केवल राघव सर्व करता है इंपोर्टेंट गेस्ट को। आप इस बात को यहाँ पर भी ठीक कह सकते हैं, इसी मेनली को अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं राघव सर्व्स मेनली द इंपोर्टेंट गेस्ट, तो इसका मतलब हमें समझ में आया, हमें समझ में आया कि सर जो मूलतः इंपोर्टेंट गेस्ट है उनको राघव सर्व करता है, ठीक है? ये बात हमें पहले से भी ठीक हो सकता है, ठीक है? करेक्ट होगा? यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है? अरे हाँ बात समझ गए? चलिए बेटा इसमें जरा ऑल्सो फिट करेंगे तो आप करेंगे, ठीक है? इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, भी जरा के सेंटेंस को, जरा के सेंटेंस को फटाफट से। चलिए 7 सेंटेंस हो गए ना, सॉरी गाइस, ये तो हमारे सामने 5 सेंटेंस में है, 5 पेपर से चलिए आप चलिए शाबाश बना बेटा। तो आप इसी तरह सभी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इन सभी का अर्थ भी होता है। ऑल्सो एक ऐसी एडवर्ब होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब से पहले हम लगाने का काम करते हैं, जब भी के अर्थ में हम बात करते हैं तो जो एज वेल है वो भी और जो टू है वो भी बात के अंत में हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? हाँ अब थोड़ी सी बात मैं आपके सामने कहता हूँ, ठीक है ना? जैसे आपने किसी को कहा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने छोटा सा वाक्य कहा राधा लव्स कृष्णा, ठीक है जी? हाँ अब मैं आपके सामने कहता हूँ रुक्मिणी टू, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? तो आप ये कहेंगे जो ऊपर कही गई बात है इस बात को अपने दोहराने के लिए इस भी ने काम किया है, यानी कि इस टू ने काम किया है, तो इसका अर्थ हमें क्या समझ में आया? भी, अरे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है? अरे हाँ अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना, देखो ध्यान से, मैं आपके सामने कहता हूँ दुःशासन, ऐसे नहीं बात करेंगे भाई, ठीक है ना? जैसे मैं कहता हूँ आई रिस्पेक्ट राकेश सर, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ क्या जवाब देंगे? आई टू का जवाब देंगे या फिर नीटू का जवाब देंगे? पहले मुझे बताओ।
सब वाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड पर वाइट रहता है तो आंख में दर्द होने लगता है। क्यों ऐसा करता हूं? आपसे ज्यादा नजदीक वाइट बोर्ड में मैं हूं यार, ऐसा क्यों करता है? मुझे हर चीज को पढ़ना होता है, आप ये कैसे जानते हैं? ये मैथमेटिक्स क्लास में ये क्वेश्चन प्रिंटेड है, टीचर को 4 अक्षर लिखने से लिख देता है, ठीक है? आप ऐसे क्यों करते हो? मैं आपकी अच्छी कोशिश कर रहा हूं, आप कोशिश नहीं देते अच्छा नहीं लगता, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप एक ऐसा सिस्टम बना लो, ठीक है? ऐसा सिस्टम बना लो जो स्क्रीन टाइम को कम कर देता है, ठीक है? और इंग्लिश पॉसिबल नहीं होगा भाई, माफ ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा है इसको हटाते हैं और इधर इसको हटाते हैं, ठीक है? अब यहाँ ही और यहाँ पर मैंने सभी चीजें लिख देता हूं, यहाँ पर शी और यहाँ लिख दिया, तो मुझे पता करेंगे अलीलिया, ये क्या नाम है अलीलिया? अलीलिया नाम पहली बार पढ़ा मैंने, क्या मतलब है? एक्चुअली कुछ बच्चे बड़े चूजी होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं होता कि हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, टीचर जो कह रहा है ये बकवास है, हमारे हिसाब से होना चाहिए, वो बड़ा डराने वाला काम करता है, ठीक है? अब अगर हम इसके बारे में कहें आपको मेरे बच्चे आप करेंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसी राकेश यादव सर की, अगर मैं यहाँ शी की बात करता हूँ तो इसका मतलब वह भी करती है, इसका मतलब क्या है? मैं गलत करने लगा भाई, अगर मैं कहता हूं मैं रिस्पेक्ट करता हूं राकेश सर की, ठीक है जी, है ना? अब यहाँ अगर शी के साथ लिखता हूं तो इसकी हिंदी मुझे समझ में आती है कि वह भी करती है, इसका मतलब क्या है? वह भी करती है, वह भी क्या करती है? आपको राकेश सर की रिस्पेक्ट करती है ना? वह भी रिस्पेक्ट करती है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि हर के साथ कह दिया, इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है भाई? दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है? ओके, लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है? अगर मैंने आपके सामने कहा, मैंने कहा ही इज गोइंग फॉर अ मूवी, वह एक मूवी देखने जा रहा है, तो आप इसका जवाब मुझे क्या देंगे? आई टू कहोगे या फिर मी टू कहोगे? थोड़ा समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? विशाल कुमार, थैंक यू सो मच। मैं इसका कलर डाउन कर देता हूं, आप लगता है कि मैं कोशिश करता हूं, ठीक है? अब देखो बेटा, अब ठीक है? अब आपको जो नहीं पता है मेरी तरफ से मेरे कभी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा करता हूं, चाहे यूट्यूब का कंटेंट है, चाहे क्लास का कंटेंट है, चाहे कुछ भी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है मेरे बच्चों को हमेशा अच्छा पढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है? इसलिए आपके कलरफुल सुनाता हूं, जब मैं सुनाता हूं, मन खुश होता है, समझे? है ना? जिस इंसान की जिंदगी में कलरफुल चीजें हो, रंगीन माहौल हो, तो बड़ा खुश रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश नहीं चलता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप इन सब की बात समझ में आ गई। वह जा रहा है फिल्म के लिए, मैं भी जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो बात करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बात करेंगे, तो आई टू हमें कहना होगा, बात समझ आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? मेरी बात समझ में आ गई। अब हमें ये समझ में आ गई also की arrangement, I also need, मुझे भी चाहिए एक पेन, I need a pen and a piece of paper, तो टू को हम सेंटेंस से आपके नहीं लगाएंगे, she knows the truth as well, वह भी सच जानती है, ठीक है ना? जितना सच जानता है वह भी सच जानती है, ठीक है? अब ध्यान से दोनों के वाक्य में आपको परेशान करना चाहूंगा, only n इसकी arrangement सही से लिखा हुआ है ना? तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, only के बाद हम a या n लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, ठीक है ना जी? बात समझे? इसका अर्थ होता है केवल एक, अरे है ना? ये बात समझे? और हम अगर इसी के उलट चलने की कोशिश करते हैं तो मेरे बच्चे डॉट के साथ हम only लगाकर लिखते हैं, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल चाहे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? अब दोनों के आंसर सुना दीजिए ठीक है? ठीक है? फाइन। अब दोनों के आंसर आप ठीक करेंगे, कैसे करेंगे? एन ओनली डॉक्टर नहीं सर, आप क्या करेंगे? केवल एक डॉक्टर समझ सकता है इसी चीज को, है ना बेटा? ठीक है? शी इज ओनली द डॉक्टर, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अरेंजमेंट गलत है, आप इसको कहेंगे शी इज द ओनली डॉक्टर, वह केवल इकलौती डॉक्टर है हमारे गांव में, है ना? ठीक है? ओके, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको भी बना देता हूं। बेटा ये जो फोकस वाली बहुत सबसे ज्यादा परेशान करती है, ठीक है ना? बेटा इस सेंटेंस को ठीक कर देता हूं, चलो आप बना के दिखाओ, आप नाराज नहीं होने चाहिए, चलो बस एक क्वेश्चन आंसर बनाना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये मेरी बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाओ, चलो बेटा ये टाइम लगा चाहिए, मुझे लगा चाहिए बराबर बराबर से। तो इसलिए वाक्य की पहले शाब्दिक रूप समझोगे, कोई भी इंसान किसी गाय को भी मार सकता है सेल्फ डिफेंस में, तो सर इवन की बात नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे? अ पर्सन कैन किल इवन अ काउ, ठीक है ना? इवन का ओनली का सेम यूज होता है, ठीक है? करेक्ट बेटा? शाबाश। और सबसे पहले आंसर दिया मैंने निराशा बंदर है, ठीक है? अच्छा बंदर है, ठीक है बेटा? ये याद रखना है कि अरेंजमेंट को लेकर आपसे कितने सवाल पूछा जाता है। अब मुझे आपको समझा देना चाहिए स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क है, बराबर बेटा? है ना? नाराज नहीं हो बेटा? चलो वैसे तो इनके जैसे बहुत सारे शब्दों के बारे में मुझे आपको बताना है, बहुत सारे शब्दों के बारे में आप लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क होता है? ये दोनों शब्द एक जैसे ही हमें लगते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। स्पेशली की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है इन अ स्पेशल मैनर, इन अ स्पेशल मैनर, यानी कि कोई भी चीज करने का विशेष तरीका, कोई भी काम करने का विशेष तरीका, ठीक है? कोई भी काम करने का विशेष तरीका। और पर्टिकुलर स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलर, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा खास तौर पर। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लगा रहा हूं, ठीक है? एक दो सेंटेंस आपके सामने लगा रहा हूं, तो भाई एक बार आप कोशिश करके उसको करने की कोशिश करना। तीन सेंटेंस आपके सामने बनेंगे। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी नाइस। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन आंसर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा? आई लाइक एवरीथिंग इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो म्यूजिक यहाँ चलाया जाता है ना, खास तौर पर वो बहुत अच्छा लगता है, इसी को आप क्या कहेंगे? स्पेशली, करेक्ट है? आगे हमारे सामने लिखा है नैतिक मेड अ पिज़्ज़ा, नैतिक ने पिज़्ज़ा बनाया है ना? तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? करेक्ट है? बात समझ में आ गई? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या चीज? स्पेशली नहीं, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्पेशली फॉर यू। कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, इसका मतलब समझ में आता है कि पर्टिकुलरली आपके लिए पिज़्ज़ा बनाया है। वी फाउंड अ ड्रेस प्रिपेयर्ड, तो आप क्या कहेंगे? खास तौर पर बनाई गई है, जो चीज खास तौर पर बनाई गई है, तो क्या बोलेंगे? खास तौर पर नहीं, जो बनाई गई है किसी विशेष तरीके से, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा स्पेशली। बहुत अच्छे सवाल है, तो मैं आपको पूछ जाते हैं, गलती नहीं करेंगे इस को, करेक्ट है? ओके बच्चे, चलिए उम्मीद करता हूँ कि खूबसूरत बात आप लोगों ने समझ ली। अगली एडवर्ब से मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगली एडवर्ब कौन सी संख्या पर हमारे हैं? ये हो गया भाई 7 नंबर पर हमारे, हम एडवर्ब नंबर 8 के परिभाषा से मिलेंगे। एडवर्ब नंबर 8 हमारे सामने आती है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को ही बच्चों हम कहते हैं एक्सटेंट, एक्सटेंट को ही हम कहते हैं क्वांटिटी। इसका जवाब पूछने के लिए हम यूज कर लेते हैं क्या सवाल, जिसे हम कहते हैं क्या भाई? हाउ मच, ठीक है जी? आपको गाना सुना है ना, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, कितना प्यार करते हो? तो आप सामने वाले इंसान को जवाब देते हैं बहुत प्यार करता हूं, है ना भाई? करेक्ट, ठीक है बच्चे? तो इसको अगर हम समझने का काम कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ प्यारे शब्द हम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ लिख देता हूं भाई, वेरी, टू, मच, रेदर, रियली, मॉडरेटली, ठीक है? इन शब्दों को पूरी बात जानकारी देखिए बेटा, समझिएगा, ठीक है ना? ऑलमोस्ट, क्वाइट, ठीक है? नियरली, इनफ, बहुत सारे शब्द हैं, एक बार लीजिएगा। सर इसमें खास तौर में रूल के लिए बनाई गई है, ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने क्वेश्चन पढ़ने के लिए बैठा था, ठीक है? मैंने भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बैठा था, ठीक है? मीन ये लिखा नियरली, ठीक है? लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, ठीक है? ये सारे आपके सामने मैंने इसी बना दिया ताकि याद रहेगा, लेकिन करेक्ट यूसेज मैं आपको आगे समझाऊंगा, इनके डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कहा ही इज वेरी काइंड हार्टेड, बड़ा दयालु है अपने दिल से, ठीक है ना? ही नोज लिटिल और नथिंग अबाउट हिज वेयरअबाउट्स, वेयरअबाउट्स अपने आप में नाउन होता है, इसकी हिंदी होती है ठोर ठिकाना, इसकी हिंदी होती है बेटा ठोर ठिकाना, अता पता, ठीक है? करेक्ट है? सफिशिएंट बेटा एडजेक्टिव होता है, सफिशिएंट एडवर्ब नहीं होता, ठीक है? थोड़ा सा रुको, सब्र करो, आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? डिग्री में लिखा नहीं बेटा, डिग्री कहां पढ़ी आपने? विशाल, डिग्री कहां पढ़ी बेटा? डिग्री में लिखा नहीं है, ठीक है? चलिए
हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में मॉडरेटली, मॉडरेटली दोबारा लिख देता हूं भाई। ठीक है जी, चलो ये सारी ठीक है, मैंने इनको ठीक करके ले जाना, सारे मैंने ठीक है भाई, पता नहीं इनको ठीक करके ले जाओ तो करना चलेगा कहानी का, ठीक है। अभी सारी कहानी आपने देख ली है, तो मुझे यस कह दीजिए, फिर हम थोड़ी सी कहानी आगे लेकर चलना चाहेंगे, ठीक है बेटा, शाबाश। इसी कैटेगरी का हिस्सा मेरे बच्चों, इसी कैटेगरी का हिस्सा अगर हम अलग से निकालें तो इसी कैटेगरी का हिस्सा हमारे सामने एज, सो, मोर, फॉर, ठीक है, इनका भी यूज करते हैं, लेकिन ये वो डिग्री होती है जो कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है। अभी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं ध्यान से देखो, इनके कैरेक्टर्स आपको अलग से सिखाएंगे, जो सारे शब्द हैं इनके कैरेक्टर्स आपको अलग से सिखाएंगे। अब मैं आपके सामने इनके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, आप सभी मैं थोड़ी सी बैक सवाल मुझसे डार्क नहीं पाया जाएगा, मैं थोड़ा सा कलरफुल पसंद करता हूं चीजों को, आप थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा थोड़ा सा वाक्य है, नैना इज एज ऑनेस्ट एज रितु इज, मैं इसी वाक्य के हर एक शब्द को बताना, ठीक है। फाइन, नहीं फ्यूज से करेगा, फ्यूज कैटेगरी में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, चलिए चलिए आओ बच्चों, अब कुछ कहानी सुनिए हम, ये है डिग्री के हिस्से, ठीक है, लेकिन आप इस लिस्ट में हैं। अब देखो बेटा, नैना हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, सभी लोगों को पता है, लिंकिंग वर्ब से ऑनेस्ट में क्या आया बेटा, एडजेक्टिव है, बोलो हाँ, एडजेक्टिव से पहले आप इस डिग्री को बताने वाला ये जो शब्द है हमारे सामने एडवर्ब है, लेकिन आगे एस की हम बात करते हैं तो ये इस लिस्ट सब्जेक्ट जो कि नाउन है, इसलिए लिंकिंग वर्ब इज है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, तो यहाँ ये जो एस है ये अपने आप में कंजंक्शन है जो कंपैरिजन के लिए जुड़ता है। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि देखने में भले ही एस एक ही जैसा लग रहा हो, ठीक है ना, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि सब लिखे हुए वाक्य को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है, तो ये जो चार शब्द है एस ओ मोर फॉर ये सब है तो डिग्री के हिस्से, लेकिन इनका खास यूज किया जाता है कंपैरिजन बताने के लिए। अच्छे से बात समझ आ गई बेटा, जरा कैसे समझ बताओ, अरे बात अच्छे से समझ आ गई तो जरा समझ बेटा, अच्छे से समझ आ गई बेटा, चलो भाई बात हमारी एडवर्ब हो गई बेटा। अब यहाँ से हमारी एडवर्ब का दूसरा टाइप आ गया है, एडवर्ब का दूसरा टाइप हमारे सामने आ गया है और इसको हम कहते हैं क्या चीज, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यानी ऐसे एडवर्ब का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जो सवाल पूछने का काम करे, ऐसे एडवर्ब्स मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जो सवाल पूछने का काम करे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारा दिमाग लगाओ तो परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम को पूछने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं, आप ऑब्जर्व देम, प्लेस को पूछने के लिए वेयर, मैनर को पूछने के लिए हाउ, सर डिग्री को पूछने के लिए क्या यूज करोगे, हाउ मच, फ्रीक्वेंसी को पूछने के लिए क्या यूज करोगे, हाउ ऑफन। है ना, ठीक है भाई, ये सारी सारी हमारी कौन से क्लास से आ गई बेटा, आपको सर ये सारी सारी हमारे कौन से क्लास से, सारी सारी हमारी एडवर्ब क्लास से आ गई, है नहीं, बात समझ, क्योंकि जब आप इनका आंसर ढूंढोगे ना तो आंसर ढूंढने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए। मैंने कहा व्हेन डिड ही कम, वह कब आया, आप इस आंसर को देने की कोशिश करोगे, हां कहोगे ही केम यस्टरडे, तो बड़े प्यार से इस बात को समझने का काम करना बच्चों, क्या कहानी लिखी हुई है, सर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब का काम है इंटरोगेटिव एडवर्ब का और इसके आंसर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर देने वाला शब्द भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी, शुभ डबल शनि मत करो, डबल शनि में तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं, व्हाट हु हुम व्हिच, ये भी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि व्हाट को व्हिच को नाउन के पास चिपका दो इंटरोगेटिव बन जाएंगे, डबल शनि मत करो, डबल शनि में बहुत बड़ी है। अच्छा चलो डबल शनि की बात कर ही रहे हो तो डबल शनि में हाउ को कैसे स्पेसिफाई करोगे, तो क्वेश्चन ये तो इस क्लास से बाहर हो गए, ये क्लास से बाहर हो गए, इसी से डबल शनि में आप कहेंगे ऐसा, सॉरी एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने का काम करता है, ठीक है। अब सवाल पूछने वाले जो क्वेश्चन तीन हिस्सों में बंटे, तीन हिस्सों में आप इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में लेकर जा सकते हो, इनको एडजेक्टिव कैटेगरी में लेकर जा सकते हो, अब हम इनको किस में लेकर आ रहे हैं, एडवर्ब कैटेगरी में, ठीक है। अब ये नहीं करोगे, अब ये नहीं करोगे, ठीक है। चलो भाई ये बात हमें समझ में आ रही है, कोई भी सेंटेंस बना बेटा, मैंने कहा वे वाज अकबर बोल, बताओ जरा अब इस वेयर आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वे वाज अकबर बोल, तो ये अपने आप में देखने में लगता क्या रहा है, एडवर्ब मैंने एडजेक्टिव यूज कर दिया, जो यहां पर मैंने लिंकिंग वर्ब है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव से रिलेट करते हुए हम इसको बना देंगे क्या चीज, एडवर्ब बना देंगे बेटा, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा ओके चलो दोस्तों, अब अगली बात से मैं आपको बताता हूं, ये समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां से आती है तीसरी बात हमारे सामने, दोस्तों तीसरी बात हमारे सामने कौन सी आ रही है, अब आती है तीसरी बात हमारे सामने एक और बड़ी बात, मैं नंबर 3 पर लिख रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, इसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं बेटा, जो भी हम पीछे एडवर्ब के टाइप्स करके आ रहे थे वो सभी हमारी सिंपल एडवर्ब्स थी, क्या थी, सिंपल एडवर्ब्स थी। सिंपल एडवर्ब का मतलब सिंगल सेंटेंस में यूज होने वाली एडवर्ब थी, ठीक है ना। कोई भी एडवर्ब आपने पढ़ी है, एडवर्ब टाइम प्लेस मैनर फ्रीक्वेंसी, सिंगल सेंटेंस एडवर्ब्स थी। अब मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव एडवर्ब्स। हां भाई पहले एक बार मुझे ये बताओ, सारे छुट्टी बंदों बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में फटाफट से मुझे बताओ क्या होता है, जल्दी फटाफट से। हमें खाली इंग्लिश मेरी फेवरेट है, पर मुझे इंग्लिश का मतलब है, इंग्लिश आएगी कम, क्योंकि जब आपसे कुछ पढ़ाने की बात की जाती है आप इन बातों में लग जाते हो, तो इंग्लिश आएगी कम बेटा, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। आज से सारे बच्चे मुझे याद रखना, मैं ध्यान से रुक गया हूं कि पढ़ाई नहीं करता क्लास के अंदर, बकैती करता है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन हमें ये पता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और इन दोनों को जोड़ने के लिए हु, हुम, व्हिच, हुज और कहीं दूर जाकर हमने दैट यूज करना सीखा सर जी, है ना। और इंटरफेरेंस में हमने इन सभी के साथ एडवर्ब को जोड़ने का काम किया, लेकिन असली मुद्दे की बात ये है कि जिसको रिलेट कर रहे थे वो शब्द अपने नाउन या प्रोनाउन था, है ना। फिर कोई बात, लेकिन अगर मेरे छोटे छोटे भाइयों अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें, कहानी क्या हो गई भाई, अगर लिखे दो सेंटेंस के ठीक बीच, मेरे प्यारे भाइयों, अगर लिखे दो सेंटेंस के बीच हाउ का यूज करें, व्हेन का यूज करें, वेयर का यूज करें, मैंने कहा हाउ का यूज करें, व्हेन का यूज करें या वेयर का यूज करें, तो ये अपने आप बन जाते हैं भाई, आप उनसे ये अपने आप बन जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। थोड़े से सेंटेंस को आपको मैं कराता हूं, ठीक है ना। गुम है किसी के प्यार में, चलिए सारे आंसर बनाइए, बनाना है आंसर, शाबाश जय भूपेंद्र, बहुत बढ़िया भाई। आमिर खान के आंसर बनाओ, चलिए। शाबाश बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब सवाल का जवाब, दिस इज द होटल वी स्टे लास्ट वीक, पान बनाने के लिए वेट करके हमने, आई नो द प्लेस ही हाइड्स हिज पॉकेट मनी, जहां वो अपना पॉकेट मनी छिपाता है, वे कह दिया ईशा इंट्रोस्पेक्टिव, ईशा ने गहराई से सोचा वो पॉइंट कि झूठ क्यों बोल रहा है, कारण पूछने के लिए हमारी बात, ठीक है जी, करेक्ट बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिए। ओके तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स है जिसका काम होता है ये पूरा पूरा सेंटेंस ब्लॉक का एडवर्ब, ये फंक्शन हमारे सामने आता है। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है अगली बात, ठीक है। एडवर्ब का एक चौथा टाइप हमें समझना है और चौथा टाइप में क्या समझने का काम करता है, चौथा टाइप में समझने का काम करता है एक ऐसी एडवर्ब जिसे हम लोग कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। एक नई चीज आपके सामने आती है, कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझना, कंजक्टिव को ध्यान से देखो, कुछ कंजक्शन वाली फीलिंग आ रही है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ध्यान से समझने का काम करना, इस बात को ध्यान से समझने का काम करना। मेरे सामने ये सेंटेंस एक लिखा है, मेरे सामने सेंटेंस दो लिखा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, कंजंक्शन की जरूरत होगी, किसी चीज की जरूरत होगी बेटा, कंजंक्शन की जरूरत होगी। यानी दो अलग अलग जो वाक्य है हमारे सामने, है ना, दो अलग अलग जो वाक्य है हमारे सामने, ये दोनों आपस में जोड़ दिए हैं और हमने जोड़ दिए एंड कंजंक्शन और कंजंक्शन को जोड़ दिया। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि दो अलग अलग सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया और इसी सेंटेंस का या तो हम लोगों को बता देता है क्या चीज, रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब परिणाम, या फिर बताता है इस लिखे हुए पहले सेंटेंस से कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट मतलब होता है जिसे हम कहते हैं विरोधाभास, ठीक है जी। मैंने कहा बताता है ये क्या चीज हमें कंट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास। अरे हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो पहले वाक्य में कहा है उसी के बारे में आगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, इसी को कंपैरिजन कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, ऐसी सिचुएशन में दूसरे वाक्य को लिखने से पहले, मैंने कहा दूसरे वाक्य को लिखने से पहले हम एक एडवर्ब लिख देते हैं,
क्या लिखते हैं, एडवर्ब लिखते हैं, जो इस लिखे पहले सेंटेंस का परिणाम हो सकता है, विरोध बताने वाला हो सकता है या इसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को आगे जोड़ने का काम कर सकता है। ठीक है बेटा, है ना। अब दोस्तों ये वाली सारी बात हमें अच्छे से समझ आ रही है बेटा। इसी बात के आधार पर हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है बेटे, इसी बात के आधार पर हमें समझ में आता है कि जो कंजक्ट यानी कि आपस में जोड़ने का काम करती है। अच्छा मैं आपको कंजक्ट का मीनिंग समझाता हूं, मेरे को थैंक यू सर बोलोगे। अगर मैं आपको कंजक्ट का मीनिंग समझाता हूं, थैंक यू बोलोगे। अगर थैंक यू बोलोगे तो घर पर आके बैठ जाऊंगा, ध्यान से समझो। कंजंक्शन तो पार्ट ऑफ स्पीच समझ में सी ओ एन का मतलब आप लोगों को पता है टुगेदर, सी ओ एन का मतलब क्या होता है टुगेदर। देखो एक बार फिर से आपको बताता हूं, ठीक है ना। वोकैबुलरी के लिए कई सारे बच्चे परेशान होते हैं। वोकैबुलरी का इलाज 3 लेवल पर आपको दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए वो है वोकैब सिलेक्शन बैच, ठीक है जी। वोकैब सिलेक्शन बैच को बार-बार देखते रहना। देखो इस बात को फिर से समझना, वोकैबुलरी कोई बिस्किट नहीं है कि खाली और पेट भर गया, समझे। ऐसा नहीं है कि बिस्किट खाली और पेट भर गया, पेट भर गया, नहीं भाई साहब फ्रेश बोलना पड़ता है। जो आपने पढ़ा वो भूलना है, भूल जाते हैं, हर कोई भूलता है। अगर आप भी भूलते हैं तो आप ये मत सोचना कि बीमार है, आप में कमी है, नहीं हर कोई याद करता है, हर कोई भूल जाता है, समझे। ध्यान से समझना, ठीक है। वोकैब सिलेक्शन बैच में पढ़ोगे छोटी-छोटी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं, जिसमें मैं आपके सामने एटीट्यूड दिखा रहा हूं, आपको जाग पास एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। वोकैब सिलेक्शन बैच वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। याद की बात समझ आ रही है। दी है 1 आवर वो क्या पार, ठीक है जी। ये भी आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है ना। ये थोड़ी ऊंचे लेवल की है, ये थोड़ी और ज्यादा अच्छे वर्ड्स इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। सारा पीएससी क्वेश्चन इसमें, सारा पीएससी क्वेश्चन इसमें है। इसके अलावा आप लोगों के पास अपनी किताब है वोकैब, तो आपको वोकैब की सीरीज दी गई है, इसको भी आप पढ़ेंगे। ये 3 आपको लेवल्स दिए हैं बेटा। मेरी आपको सजेशन है यहां से शुरू करें, फिर इन सभी सेक्शंस को अटेंड करें, ठीक है। अब इस बात को हम हटाते हैं, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। सीओ का मतलब टुगेदर और सब जंग का मतलब होता है प्लीज, साथ में रख देना, ठीक है ना। आय लगाने की वजह से ये नाम है कंजंक्शन, एक ऐसा शब्द है जो साथ रख देता है दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को, ठीक है। आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। तो हमें कंजंक्टिव कौन सी समझ में, जब किसी एक वाक्य के बाद दूसरा अलग वाक्य तो सबसे अलग है, इस दूसरे वाक्य की शुरुआत में एडवर्ब दी जाए जो परिणाम बता दे, विरोध बता दे या अपनी इंफॉर्मेशन को आगे जोड़ दे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट बताने का हम किस तरह से बताएंगे, सो से बता सकते हैं, देयरफॉर से बता सकते हैं, हेंस से बता सकते हैं, एज और रिजल्ट से बता सकते हैं। ये सब क्या है, परिणाम बताने वाले शब्द हैं। ये सब क्या है बाबू, परिणाम बताने वाले शब्द हैं। मेरी बात समझ आ रही है, करेक्ट है। बात समझ ये क्या है शिवानी बेटा, आपकी या तो ये वोकैब की सीरीज आपको समझ जाएगी आपकी वीडियो सेक्शन में, नहीं तो आप YouTube पर देख सकते हैं, YouTube चैनल पर पढ़ा बेटा, ठीक है शिवानी। जब कंट्रास्ट की हम बात करते हैं तो कंट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉनदीलेस, हाउएवर, ठीक है जी। एडिशन की बात करते हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, ठीक है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहीं भी इंफॉर्मेशन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आगे जोड़ते हैं, विरोध बताते हैं, ठीक है जी। बात समझे, नेवरदीलेस, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको ये बात खूबसूरती से समझ में आए। पढ़िए कुछ सेंटेंसेस, पढ़िए कुछ सेंटेंसेस जी। कंजंक्टिव जो हमारी एडवर्ब है ना, ये हमें पैराग्राफ में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। ये हमें बहुत मदद करती हैं। चलो एक बार को पढ़ते जाइए, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब टाइप, ठीक है। अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देयरफॉर हमें परिणाम बता रहा है, उसने कड़ी मेहनत की, परिणाम निकला, वह सफल हो गई। अच्छा देखिए छोटा सा शब्द आपके सामने है, बता ही देना चाहिए बेटा। कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं। सक्सीड अपने आप में वर्ब है, सक्सेस की अगर हम बात करते हैं नाउन है, अगर सक्सेस यानी कि इस नाउन के साथ एफियल जोड़ देते हैं तो ये एडजेक्टिव है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, कई बार फंसा देते हैं आप लोगों को, ठीक है बेटा। नेहा डिड नॉट स्कोर हिम, नेहा ने उसे क्यों नहीं डांटा, नेहा ने उसे डांटा नहीं, हालांकि वह एक लेजी इंसान है। ठीक है, स्लीपिंग मोड, सारा दिन सोया रहता, मतलब सारा दिन सोया पड़ा रहा और तो उसे खाना नहीं मांगा, अरे है ना। ही इज अ काम पर्सन, बड़ा शांत इंसान है, इसलिए उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारे सामने हो गई एडवर्ब की कैरेक्टर खूबसूरत से शब्द, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ की सारी कहानी समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, फाइन। चलिए ये बात अच्छे से हमें समझ में आ रही है तो मुझे लगता है आप सारे बच्चे हैं वो बेहद खुशी से इसको समझते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोगों को पुरानी बात को समझकर चलना होगा बेटा। एक बहुत ही प्यारी चीज हम लोगों ने समझने का काम किया। चलो वापस आ जाओ, इसको ध्यान से समझने के लिए अब अपने कॉन्सेप्ट को काम करते हैं। कई चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही इस बात को पड़ेगा, ठीक है बेटा। मैं आपसे सामने बात ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा ही इज अ टीचर बेटा, इस लिखे वाक्य के हर एक शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है तो दोबारा ना बने, अपनी चाय पानी का इंतजाम साथ करके चलें, ठीक है बेटा। फाइन, ही इज अ टीचर हमारे सामने लिखा हुआ एक वाक्य है, इस वाक्य के हर एक शब्द को हम जांच पहचान लेते हैं। देखिए बेटा, ही की बात करें, ये नाम एक सब्जेक्ट है और कायदे से ये अपने नाम एक प्रोनाउन है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है बेटा, है ना। और लिंकिंग वर्ब की पूरी जानकारी आप लोगों को कहां बताई, लिंकिंग वर्ब की पूरी जानकारी है बेटा। हाउएवर की जगह ऑल्दो आप यूज कर सकते हैं, हालांकि ऑल्दो कंजंक्शन है, ठीक है ना। आप हाउएवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन नाम का पढ़ेंगे वहां पर कई सारे ऐसे शब्द सामने आएंगे, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चे पढ़ने ध्यान देगा, ठीक है ना। ये हमारी लिंकिंग वर्ब है और आर्टिकल जो लिखा हमारे सामने है ये अपने आप में क्या होगा बेटा, आपको सर जी ये हो गया अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम ध्यान से देखेंगे तो ये है अपने आप में क्या नाउन, है ना भाई, हाँ ठीक है बेटा। ये भी बात समझ में आ गई। अब अगर इसी के पैरेलल में एक सेंटेंस आपके सामने और लिख दूं फिर मजा आएगा। अगर मैं आपके सामने कहूं ही इज हैप्पी या फिर मुझे कहना होगा ही इज हैप्पी, तो आप मुझे बताओ क्या कहेंगे बेटा। बहुत सारी चीजें आगे हम टॉपिक वाइज धीरे-धीरे खोलते चलेंगे, जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आपको उस दिन समझ में आएगा कि कहां किस टॉपिक में कौन सी बात क्यों बताई गई थी, ठीक है। अब हमें कहानी का समझ में बेटा, इसी के वाक्य का पोस्टमार्टम कर लेते हैं ना। ये भी हमारे सामने क्या है, आपको सर जी ये नाम एक सब्जेक्ट है, कायदे से इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सब्जेक्ट की बात करते हैं सर तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। हमें लिंकिंग वर्ब की जानकारी आप लोगों को है, लिस्ट बनाई थी आप लोगों को लिंकिंग वर्ब की, याद है कुछ बोलो ध्यान से। लिंकिंग वर्ब की कैसी लिस्ट आप लोगों को बनाई थी बेटा। यहां हमारे सामने हैप्पी अपने आप में एक एडजेक्टिव है और हैप्पी अपने आप में एक एडवर्ब है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना और सब्जेक्ट नाम में प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत है ना कि एडवर्ब की जरूरत है ना। इसका मतलब यहां से हमें पहला नियम समझ आ गया बच्चों। क्या नियम समझ में आएगा कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट यहां से पढ़ें तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोगों ने लिख दी है उसकी क्या चीज भाई, आपको सर जी लिंकिंग वर्ब, अगर हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब लिख दी है ना, ठीक है। अगर हमारे सामने लिंकिंग वर्ब ध्यान से लिखी हुई है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब हमारे सामने क्या लेकर आती है आगे, आपको सर जी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला यानी कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा करने वाला क्या आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है नाउन या फिर हो सकता है क्या चीज प्रोनाउन या फिर सिर्फ क्या आ सकता है एडजेक्टिव। बोलो जाओ रखोगे हां ना, क्या आ सकता है बेटा एडजेक्टिव, बोलो ध्यान से याद रखोगे बेटा, है ना, ठीक है। ये हमारे सामने समझ आ गई, करेक्ट है, ओके बात समझ आ गई। अब दोस्तों थोड़ी सी दूसरी बात समझना होगा। दूसरी बात हमारे सामने क्या है भाई, मैं आपके सामने इसी बात में थोड़ी छेड़खानी कर दूं, मैं अगर आपको कहूं ही सॉ अ टीचर तो इस बात की हिंदी क्या होगी, देखो वहां पर क्या था, वह एक अध्यापक है, यानी कि वह और अध्यापक दोनों एक ही इंसान है। जबकि इस लिखे वाक्य में हमने क्या ध्यान से समझा, देखा बड़े प्यार से बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। सॉ अपने आप में क्या है, एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब क्या हुआ, देखने का क्या हुआ है, एक एक्शन हुआ है, देखने का क्या हुआ है, एक एक्शन हुआ है ना। अब देखने का एक्शन हुआ है तो इस लिखी एक्शन वर्ब ये हमारे सामने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट। देखो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दो ही शब्दों के बाद आ सकता है, इधर भी बोलने बात में ऑब्जेक्ट किसी भी लिखे हुए वाक्य में दो ही तरह के शब्दों के बाद आ सकता है, या तो किसी एक्शन वर्ब के बाद, क्या कहा, या तो एक्शन वर्ब के बाद या फिर एक और है हमारी कौन सी प्रीपोजिशन। याद रखिए बात अच्छे से, याद रखिए बात अच्छे से। दो ही तरीके से हम किसी लिखे वाक्य में ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग हमारी है ना, तो बाबू जी हमें समझ में आया यहां पर ये ऑब्जेक्ट नाम है तो है क्या नाउन है, ठीक है। अब इसी लिखे वाक्य में छोटी सी शर्त में कर दूं, आपको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने आपके सामने कहा ही सॉ, ठीक है जी, ठीक है। आगे एक काम करते हैं, सो को हटाकर यहां दूसरी बार लिख देता हूं। मैंने कहा ही सैंग, आगे लिख दिया हैप्पी या फिर लिखा हैप्पी। अब इसमें से एक आंसर चुनेंगे आप, चलो 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 शिकायत
दिल वाली पाल की तेन बिठाना। बराबर है। आप लोग साहब ये अपने सब्जेक्ट है, हम जानते हैं इसको प्रोनाउन है, सैंक एक एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब उसने गाया, गाया इस लिखे हुए एक्शन वर्ब को ही बताने वाला शब्द यहाँ होना चाहिए। आप जानते हैं ये तो नाम एडजेक्टिव है, ये अपने नाम एडजेक्टिव है, तो आप लोग सर जी एक्शन को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी एडवर्ब की, ना कि एडजेक्टिव की। तो दोस्त इसलिए बात से हमें एक कंक्लूजन क्या सामने आया, इसलिए बात से हमें कंक्लूजन ये समझ में आया कि सर जी अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की हम बात करें, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं इस सब्जेक्ट के बाद आगे लिखने का काम करता हूं किसको भाई, आपको सर जी एक्शन वर्ब को, एक्शन वर्ब का मतलब है जिसमें किसी काम को करने का या किसी काम के अपने आप होने का एहसास हमें पता चलता है। तो दोस्तों एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है या तो नाउन या फिर आ सकता है प्रोनाउन। अरे हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं लिखा हुआ हो और ये एक्शन वर्ब इंट्रांजिटिव हो, क्या वो इंट्रांजिटिव हो, देखो भाई ये वाली जो बात हम लोगों ने आपके सामने बताई है, ये ट्रांजिटिव वर्ब परिवार के ही ऑब्जेक्ट होंगे। अरे हाँ, अगर यहाँ लिखी हुई इंट्रांजिटिव वर्ब को हमें क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी जो हमें चाहिए वो आप हमें क्या बताओगे, हमें पहले से ही पता है, आज आप एटीट्यूड में नहीं आ सकते क्योंकि आज में सारी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि सर अगर एक्शन है वो भी इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव होने की वजह से एडवर्ब में से बात करने करेंगे, करेक्ट है ना। तो कुल मिलाकर इन दोनों में आपसे सामने बात लिखी है, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। क्या कंक्लूजन है भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद एलबी का मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव लिखा हुआ चाहिए, जबकि एक्शन वर्ब के बाद एक्शन वर्ब कौन सी होनी, इंट्रांजिटिव होनी, तो इसके बाद हम लिखते हैं हमेशा क्या चीज एडवर्ब। ये बात समझ आ रही है अच्छे से, मैं क्वेश्चन में जाता हूं, यहां से मुझे बताओ कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉइंटर बताने का फटाफट से बताने का जो नहीं बताएगा ध्यान रखना, जादू करके सबको गंदा कर देगा, जल्दी बताने का, ठीक है बेटा, सेट हो बेटा, करेक्ट हो बेटा। चलो ये दोनों की दोनों बातें इस पूरी पूरी लंबी चौड़ी बहस का कंक्लूजन है। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अब आपको इस बात का गहराई से समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, मैं आपके सामने कहता हूं ही इज स्ट्रांग, फिर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा ही इज स्ट्रॉन्गर देन करण, ठीक है, ही इज एज स्ट्रांग एज करण इज, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बेटा आपके सामने ध्यान से देखिए, चार सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, चार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, इन लिखे चार सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है भाई, पहले चार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ देखो। शाबाश, ठीक है। अभी तीनों के चारों लिखे सेंटेंस के पीछे ध्यान से समझना। आप सभी को फिर से वही फंडा समझना है कि लिंकिंग वर्ब की वजह से ही हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा और इनकी वजह से ही हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया। इस वजह से क्योंकि लिंकिंग वर्ब थी, इसी वजह से ये डिग्री जो कंपैरिजन एडजेक्टिव हमारे सामने आई है। ये भी पहली बात। अगर मेरे दोस्तों यहाँ एक्शन वर्ब लिखी होती, अगर यहाँ एक्शन वर्ब लिखी होती तो एडजेक्टिव नहीं, हम फिर क्या करते, फिर हम एडवर्ब लिखते और एडवर्ब का हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ता। अरे वो तो हाँ, अरे एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी है, अरे एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी है तो फिर हम को हटा सारी डिग्री को कंपैरिजन एडवर्ब बनाने का काम करते हैं। बेटा जी यहाँ पर ही हमारे सामने प्रोनाउन है, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है, खत्म। अब इसी लिखे हुए वाक्य में यहाँ पर ही के साथ लिखता हूं फॉर, फॉर में क्या होगा एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की वजह से हमें स्ट्रांग का बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं आपकी मदद के लिए, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलाई को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारे सामने क्या चीज, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बन जाता है हमारे सामने, एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा काम कैसे हुआ, तो स्ट्रांग अपने आप में एक एडजेक्टिव है और स्ट्रांग के साथ एलाई जोड़ने से एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है। कौन सा काम कैसे हुआ, तो भाई यहाँ पर जैसे हमने एक एडवर्ब एक्शन वर्ब बना दिया, तो भाई साहब इस लिखे हुए एडजेक्टिव के साथ हमने क्या चीज को जोड़ दिया, एलाई को जोड़ कर इसको बना दिया, आपको साथ एडवर्ब बना दिया। बस तीन सेंटेंस जोड़ने से टेंशन फ्री रहना बच्चों, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 ध्यान से देखते हैं, ही प्रोनाउन इज लिंकिंग वर्ब, जिसकी वजह से एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या है ये कंपैरेटिव डिग्री किसका बनाया है हमने, एडजेक्टिव का बनाया है, ये कंजंक्शन है और यहाँ हमारे सामने ये है नाउन जो कि सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का सारा खेल हमारे सामने हो रहा है। अब मेरे छोटे अंदर ध्यान से देखना, मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस में इस चीज को हटाकर यहाँ पर लगा देता हूँ आपके सामने फॉर, फॉर में क्या हुआ, आपको ये होगी अपने एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होते ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रांग अपने आप में एडजेक्टिव के साथ एलाई को जोड़कर हम क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, क्या बना देंगे, एडवर्ब। अब आपके दिमाग में आएगा कंपैरिजन करना है, मैं कहता है इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री लगा देंगे, इसके साथ क्या होगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री क्या लगा दिया, मोर का कंजंक्शन कौन सा है, देन उसके बाद हमारा आगे लिख दिया हम लोगों ने, खत्म, ठीक है ना। यानी कि जो आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया गया है, जो आप लोगों को एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया है उस टीचर ने, है ना, तो थोड़ा बोला था, ठीक है ना, जो एटीट्यूड दिखा रहा है एडजेक्टिव उसने कुछ बात बेटा मैं पढ़ा तो मैं तुम्हारा सारा उसने तो बनाया आज समझ में आया कि लिंकिंग वर्ब हटाकर एक्शन वर्ब लगाते ही पूरा एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन छूट सेट बस। अब देखो भाई अगले सवाल को दिमाग लगाते हैं, एक एक बात को ध्यान से समझना आकाश, ही प्रोनाउन है सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से स्ट्रांग क्या है, आपको साफ एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है हमारे सामने किसी डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंजंक्शन है, ये नाउन है और साहब जहां पर लिंकिंग वर्ब है इसी वजह से यहां पर लिंकिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगर इस सवाल में ऊपर वाली छेड़खानी कर दूं, अगर मैं सवाल में ऊपर वाली छेड़खानी कर दूं ही के साथ इस चीज को हटाकर अगर मैं यहां पर फिर से एक एक्शन वर्ब लगा दूं, मैं दोनों का अलग से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको करूंगा। अगर मैं यहां पर फॉर लिख दूं यानी कि ये मैं एक्शन वर्ब लिख दूं तो स्ट्रांग की जगह आपको क्या लिखना होगा, स्ट्रांग की जगह लिखना होगा एल जोड़कर क्या आपको साथ एडवर्ब लिखेंगे, हाँ ना। और सर इस एस को हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि इस एस के साथ ये एस अपने आप बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने लिखा करण, अब मुझे बताओ बेटा यहां पर मैं इज लिखूंगा, हां मैंने जवाब देना बस, हमारे उस्ताद जवाब है रुचि। अरे काहे का बेटा तुम हमसे पढ़ रहे हो, हां नहीं तो हम तो हमसे पढ़ रहे हो, किसी ने एडजेक्टिव हां कोई होगा लाला गोपाल दास, हां तो बेटा हमारी फार्म डिस्कस करते हैं तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट फालतू बोल रहे हैं, ये का साला निकाल दे, हां नहीं तो मजाक कर रहे हैं। तो आपको सर अगर एक्शन वर्ब यहां लिखी हुई है तो इसकी कंपैरिजन लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे सर, बहुत गलत बात हो गई है, नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा सर, यहां पर पास में एक्शन बनाने के लिए हम लोग यहां पास में डिग्री लगा दिया, हां भाई कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब आपके पेपर में सवाल ऐसे ही लिया जाए ही फॉर एस ओनली एस करंट इज क्या करोगे, आप समझ कर रहा है सर, एक्शन वर्ब के लिए हमें एक्शन वर्ब का यूज करना पड़ेगा तभी तो होगा, है भाई करेक्ट बेटा। अब देखो आगे सवाल को छुट्टी करनी है, सवाल खाना है सोचना, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट है, इस नाम में लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से ये स्ट्रांग के साथ ये जोड़कर एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है। जब एडजेक्टिव हम यूज करते हैं तो डायरेक्टली इनवर्सली से यूज हुआ है प्रोनाउन के लिए और इसी की वजह से हम लोगों ने आर्टिकल का यूज किया है। देखो एक बात हमें याद रखना, आर्टिकल जब भी हम यूज करते हैं ना तो आर्टिकल का यूज सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, फिर से समझना। मैं आप सभी के सामने यहां लिखूंगा भाई तो आप इसको याद रखना, आर्टिकल का यूज क्या लिखते हैं हम, आर्टिकल का यूज केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, किसके लिए होता है, केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। अगर एडजेक्टिव से पहले भी आप आर्टिकल ए एंड का यूज करते हैं ना तो समझ लेना बेटा ये भी कहीं ना कहीं आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। बस एक मिनट कॉन्सेप्ट करते हैं, चीजों को ध्यान से समझो, बहुत समझ हुआ है, ठीक है बेटा। आगे हम लिखा ऑल द स्टूडेंट्स में अब मेरे दोस्त इस सवाल में छेड़खानी आपके लिए करूं और मैं कहता हूं ही फॉर, तो आगे लिखे बात क्या बदल जाएगा आपको सब बदलने की बात पहले ये है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होने की वजह से हम स्ट्रांग को किस में लिखेंगे, एडवर्ब में, तो स्ट्रांग के साथ एलाई जोड़ के क्या बनेगा, एडवर्ब बन गया, है ना। अब एडवर्ब का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। अब आप मुझे ये सोच के अच्छे से बताओ बेटे कि क्या आप इससे पहले आर्टिकल लगाओगे, हां या ना, यस या नो मुझे आंसर देना, बाकी का जो आपका आर्टिकल सेंटेंस है वो यूं ही रहेगा क्योंकि इसका कंपैरिजन से कोई भी लेना देना नहीं है। बताओ बेटा आर्टिकल लगाओगे हां या ना, जवाब दीजिए। अब एडवर्ब की डेफिनेशन किसी क्लास में किसी पढ़ी है उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएगा। एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे वर्ब को या फिर पूरे सेंटेंस को। तो इसका मतलब एडवर्ब का नाउन या प्रोनाउन से कोई लेना है नहीं, जब नाउन प्रोनाउन से कोई लेना है नहीं तो फिर आधा बेटा हरी सिंह को काट देंगे हम, ठीक है। करेक्ट बात है भाई, फाइन। तो ये बात हम लोगों को सबको बाद में सिखाई गई थी, आज हमने इस बात को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से समझ लिया है, इस बात को कैसे समझ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से हमने इसको समझ लिया है, करेक्ट बेटा, है ना। अब बस मैं इस सारी जो बात मैंने आपको यहाँ बताई इसी के बेसिस पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर हमारे सामने लिंकिंग वर्ब लिखी है तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव बनाने के लिए या तो ईआर या फिर हम आईईआर जोड़ते हैं या फिर हमारे सामने लिखे हुए जो भी एडजेक्टिव है उससे पहले हम मोर या लेस जोड़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखे हुए शब्द से पहले या तो हम मोस्ट या फिर हम लीस्ट लगा देते हैं या इसके अंत में हम लगा देते हैं क्या चीज ईएसटी या फिर आईईएसटी, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का यहाँ पर करेक्ट। अगर दोस्तों यहाँ एक्शन वर्ब लेकर आएंगे, अगर मेरे छोटे बंदो यहाँ एक्शन वर्ब लेकर आएंगे तो एक्शन वर्ब के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है, जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है इसके साथ एलाई जोड़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री के लिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है उसके साथ एलाई जोड़ेंगे और सुपरलेटिव के लिए भी हम उसी के साथ एलाई जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं रखेंगे। बस हमको ध्यान रखने का है भाई, हमें इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए इससे पहले सिर्फ उससे लगाना है, मोर लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री अच्छा इसको नेगेटिव बनाने के लिए लेस लगा सकते हैं बेटा, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट या लीस्ट हम इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये बात हमें अभी पता चली है कि इनके साथ द का प्रयोग कतई नहीं करना, इनके साथ द का प्रयोग कतई नहीं करना, ठीक है भाई, है ना। बस एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे देते चले जाओ, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा आप लोगों को, ठीक है ना।
एक सेंटेंस में क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, बस ये कर दो, फिर उसके बाद छुट्टी, बस। अगर बाई क्लास भी नाराज ना होना, ठीक है। अब आप इस सामने को देखेंगे, आप सर जी सब्जेक्ट है, रेस्पोंडेंट नाम क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। ये नाम क्या है, एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब की वजह से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्विक तो अपने आप में एडजेक्टिव है ना। इसके साथ हम लोगों ने जोड़कर बना दिया, क्विक के साथ एल को जोड़कर हमने इसे बना दिया एडवर्ब। बोलो हाँ। अब क्योंकि सुपरलेटिव बनाना है तो इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने इससे पहले मोस्ट लगा दिया, और मोस्ट से पहले क्योंकि एडवर्ब है तो डॉट यूज हम नहीं करेंगे। आगे का हमारा जो सेंटेंस है वो सारा ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। करेक्ट बेटा। तो बहुत बारीक क्वेश्चन फंस जाता है लिंकिंग और एक्शन वर्ब के डिफरेंस जिनको नहीं पता वो इसको ठीक मानेंगे, बोलेंगे सुपरलेटिव क्यों है। अरे भाई ये भी तो आपको याद करा दिया है, किसी ने अच्छे से समझा दिया है कि जब एल जोड़कर एडवर्ब बना ही रहे हैं तो इस एल के साथ ईएससी मत जोड़ने की गलती करना, ठीक है। इतनी सी बात बोलो हाँ, अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चों, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना आने सारी कहानी को, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं जो आपकी बहुत काम आने वाली है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, एक बार प्यारे से नोट्स देख लीजिएगा, बहुत बहुत प्यार से पढ़ा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 3 मिनट आपको भी करनी है, बस नोट्स करके चलना।